मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 21 मई 2021, क्लास 9th, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों की स्टडी करेंगे। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करेंगे और जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं और संख्या में बहुत सारे होते हैं। अब अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी और बेंडा के वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। मतलब खोज किसने की थी? कॉलिकर ने की थी, लेकिन नाम जो दिया था माइटोकॉन्ड्रिया वो बेंडा ने दिया था। बैक्टीरिया और नील हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर शेष सभी लिविंग प्लांट सेल या एनिमल सेल के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए, मतलब आपको पता है ना, अनियमित रूप से मतलब बहुत सारे बिखरे हुए दोहरी झिल्ली यानी डबल स्ट्रक्चर वाली एक संरचना है, उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे बिखरे हुए रहते हैं इधर उधर। हाँ, बैक्टीरियल सेल में ये नहीं पाए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो बैक्टीरिया में क्या है भाई, कि मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, ऊपर कैप्सिड है, लेकिन उसके अंदर क्या है, केवल केवल जो है साइटोप्लाज्म है और एक सिंगल थ्रेड है क्रोमोसोम का। कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते इसमें। तो यानी कि जीवाणु और नील शैवाल यानी कि जो हमारे हैं, ये इनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ अभी बोला गया कि दोहरी झिल्ली वाला यानी डबल मेम्ब्रेनस, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी। अगर आप इसमें गौर से देख रहे होंगे तो सबसे बाहर चिकनी है और भीतर वाली परत में देखोगे आप तो उंगली नुमा पिबर से निकले हुए हैं, उंगलियों के समान संरचना बनी हुई है। तो कोशिका के, और इसको हिंदी में सूत्र कणिका बोलते हैं, लेकिन आपको सूत्र कणिका नहीं बोलना है, आपको इसे माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलना है, क्योंकि बायोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी है उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलना है। कोशिका के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने में ये गोल, लंबे या अंडाकार दिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्राणियों में यानी सभी जंतुओं में और उनकी हर प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मतलब सारी कोशिकाओं में, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ कोशिकाओं में, सारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है। एक खास वजह है कि इसमें डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए की रचना एवं आकार जीवाणुओं के डीएनए के समान होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भीतरी जो सतह होती है यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन से निकले हुए कुछ प्रवर्ध होते हैं, उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें क्रस्टी कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे अंदर की तरफ जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको, जो ब्लू भी क्या कहा जाए आपको, जैसे दिखाई दे रहे होंगे पतले पतले से, तो ये क्रस्टी हैं, तो क्रस्टी कहते हैं। इनके ऊपर ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम्स क्या है? छोटे छोटे से एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब यानी कि घुंडी नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, चिपके रहते हैं उनके ऊपर।
जिन पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है। इलेक्ट्रॉन जी कभी आगे आपको क्वेश्चन बताएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरा स्थान बदलता है तो वो इन्हीं ऑक्सोम के ऊपर बदलता है, जिससे क्या होता है, एक चक्र चलता है और उस चक्र के दौरान क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। अब ये एटीपी क्या है, एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये ट्राईफॉस्फेट और इसी में एटीपी होता है। एटीपी एक कैटलिस्ट है, मतलब यानी कि एक खाली डिब्बे के रूप में है, और उसमें जब एनर्जी भर जाती है तो क्या हुआ, एक और फॉस्फेट एडीपी, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, मतलब जिसमें फॉस्फेट के दो अणु हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है क्या, एटीपी, मतलब अब फॉस्फेट का एक ग्रुप और जुड़ गया तो एटीपी क्या, ए ट्राईफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो एक और जुड़ गया तो क्या हो गया, इसमें एनर्जी फुल हो गई, यानी इसमें फिलअप हो गई एनर्जी। तो अब ये क्या हो गया, ऊर्जा के रूप में हो गया, कार्य करता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो पदार्थ पाया जाता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कार्य की, तो श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक कोशिकाएं, प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं, और शेष यानी देखो अगर आप बात करो श्वसन की, तो श्वसन दो प्रकार से, मतलब दो पदों में पूरा होता है। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। इसमें दो पद होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर चलता है। तो चूंकि क्रिया के शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि श्वसनांग या शक्ति गृह, पावर हाउस कहा जाता है। अर्थात कोशिका का पावर हाउस यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा संचित हो रही है, तो इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया होगा। आप लोग इसका डायग्राम बनाएंगे और बनाने के बाद जो है इसे नोट डाउन करेंगे और जो है इसे याद भी करेंगे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड की खोज अगर कही जाए तो शिम्पर ने इसकी खोज की थी सर्वप्रथम। शिम्पर ने कुछ ऐसी संरचनाओं को देखा जो किसी पौधे में विभिन्न प्रकार के रंगों को प्रदर्शित करते हैं, और उन्हीं रंगों के आधार पर उनमें अनेक क्रियाएं होती हैं। प्लास्टिड यूकैरियोटिक प्लांट सेल यानी कि जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स होते हैं उनमें ही मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक मैंने आपको बता दिया है कि जो यूकैरियोटिक होते हैं वो कैसे प्लांट्स होते हैं, जिनमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। देखिए वर्णी लवक का मतलब होता है क्रोमोप्लास्ट, और अवर्णी का मतलब होता है ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट। तो अगर बात हम क्रोमोप्लास्ट की कर रहे हैं, वर्णी लवक की, तो वर्णी लवक यानी कि ऐसे भाग, मतलब जो जिनमें कलर हो, जैसे कि हरा छोड़ दीजिए, हरा रंग को छोड़कर जितने भी कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, लाल रंग दिखाई दे रहा है, गुलाबी दिखाई दे रहा है, बैंगनी दिखाई दे रहा है, जितने भी कलर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या हैं, उनमें पाया जाने वाला जो लवक है वो वर्णी लवक कहलाता है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट कहलाता है। अब बात आती है अवर्णी लवक की। तो पौधे के जितने भी भाग ऐसे हैं जिनमें कोई रंग ही नहीं है, यानी कि वाइट है, जैसे आपने देखा होगा, आपने सेब काटा तो सेब के अंदर का भाग कैसा होता है, नाशपाती काटी अंदर का भाग कैसा होता है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जैसे कि आपकी जड़ें होती हैं, जड़ें आप जब काटते हो तो अंदर का भाग कैसा होता है, वाइट होता है।
तो जिसमें कोई भी कलर नहीं है, यानी कि वो कैसे हैं, ल्यूकोप्लास्ट है, अवर्णी मतलब कोई वर्णक है ही नहीं। तीसरा हमारा है हरित लवक। अब नाम से ही प्रस्तुत हो रहा है कि हरित मतलब हरा। तो पौधे के हरे भागों मतलब ऐसे भाग जिनमें हरा रंग है, तो उनमें क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये पौधे के हरे भागों में सामान्यतः पत्तियों में मिलते हैं, तनों में मिलते हैं, ऐसे तनों में मिलते हैं जो मतलब ग्रीन होते हैं तने। यह विभिन्न आकार एवं आकृति के होते हैं, ठीक है। और हरित लवक की संरचना को अगर हम देखें तो इनकी संरचना बहुत जटिल होती है। इनकी भी संरचना कैसी होती है, दोहरी झिल्ली वाली होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है, एक आउटर एक इनर। परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आउटर वाली जो है चिकनी होगी और इनर वाली जो है उसमें कुछ टेंटिकल्स पाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें दोनों ही कैसी होती हैं, जैसी होती हैं, ठीक है। और दोनों जो उन दोनों कलाओं के बीच के जो स्थान होता है उसे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है, ठीक है। इकाई झिल्ली से घिरा रंगहीन जो यानी कि जो अंदर वाली झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन है, उससे घिरा हुआ जो जो मैट्रिक्स है, जो स्थान है उस रंगीन पदार्थ मैट्रिक्स है, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा कहा जाता है। यानी जो भीतर का आप देख रहे हो, ये यहाँ पे अगर आप देखो स्ट्रोमा लिखा हुआ है, तो ये क्या है, द्रव जो है एक्वस फ्लूइड है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। मैट्रिक्स में कला तंत्र से बना ग्रेना होता है। ग्रेना की इकाई मतलब एक सिंगल अगर ग्रेना को हम देखें तो उसे हम क्या बोलेंगे, थाइलेकॉइड बोलेंगे। यहाँ देखिए ये ग्रेना, तो ग्रेना जैसे पूरा ग्रेना है, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो ग्रेनम है इस एक सिंगल स्ट्रक्चर का निकालना है तो उसको हम थाइलेकॉइड बोलते हैं। और थाइलेकॉइड झिल्ली पर तो सॉरी कहते हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं। दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली पटलिका को स्ट्रोमा लेमली कहते हैं। मतलब यानी कि आप यहाँ जो देख रहे हो, ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना को जोड़ दिए, तो ये क्या है, लेमली है। और लेमली कैसी है, स्ट्रोमा लेमली है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोमा में पाई जाती है, स्ट्रोमा में ही तैरती रहती है ज़्यादातर। थाइलेकॉइड झिल्ली पर क्वांटोसोम पाए जाते हैं। प्रत्येक क्वांटोसोम पर लगभग 230 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। एक यानी एक थाइलेकॉइड है, उसकी जो झिल्ली होती है उसके ऊपर 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम तथा कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। मतलब इसमें भी डीएनए पाया जाता है। देखिए खास बात है कि इसमें भी डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए, दोनों में डीएनए पाया जाता है, समझे। इसमें आरएनए भी है, ठीक है। आरएनए और मैंने आपको बताया कि जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जो है आपके सॉरी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक अर्ध स्वायत्त या अनुशासी अंग होता है, मतलब सेमी कंडक्टेबल, मतलब अपने आप चल सकने वाला, केवल इसे ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऊर्जा जो है आपको पता ही है, जो हमारा जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा को स्थानांतर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है हृदय का रासायनिक संगठन। तो देखिए प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में, अगर पहले हम एक बार डायग्राम को एक बार देख लें, देखिए इनर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा होगा, इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिखाई दे रहा होगा, आउटर स्पेस आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी, ग्रेनम दिखाई दे रहा है, स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड यानी कि एक पूरी झिल्ली थाइलेकॉइड की दिखाई दे रही है। थाइलेकॉइड एक सिंगल थाइलेकॉइड है, ठीक है। लैमली दिखाई दे रही है आपको, और ल्यूमेन दिखाई दे रहा है। ल्यूमेन क्या होता है, यानी कि जो थाइलेकॉइड के भीतर का भाग जो है उसे ल्यूमेन कहते हैं, इनसाइड ऑफ थाइलेकॉइड। तो और यहाँ पे स्ट्रोमा है, ठीक है। अगर हम बात करें थाइले इसकी ल्यूमेन की करें तो ल्यूमेन अभी आपको अगले जब हम उसमें आएंगे तो आपको बताएंगे कि ल्यूमेन आखिर है क्या। ये अभी आपका लेवल नहीं है, ठीक है। ये सारा सारा जो क्रियाकलाप होता है भोजन बनने का वो सब ल्यूमेन में ही होता है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 50% प्रोटीन होती है, 23 से 25% फॉस्फोलिपिड होती है, 3 से 10% क्लोरोफिल होती है, 5% आरएनए होता है, और 0.02% डीएनए होता है, 1 से 2% कैरोटीन होती है। विभिन्न यानी कि बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं तथा धातु जैसे कि मैग्नीशियम है और आयरन है, ठीक है, और कॉपर है, और मैग्नीज है और जिंक आदि सब मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि हरित लवक का कार्य क्या है। तो देखिए बच्चों, हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को
सुचारू रूप से करना। हरित का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक खाद्य पदार्थ का उत्पादन करना होता है। ग्रीना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया तथा स्टोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। भोजन बनाने का दायित्व होने के कारण इस कोशिकांग को कोशिका का रसोई घर अर्थात किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यानी किसे कहा जाता है किचन ऑफ द सेल? हरित लवक को। ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने हरित लवक के बारे में जाना। मुझे आशा करता हूँ कि जो है आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस चित्र को बनाएंगे आप लोग, इसको नोट भी करेंगे और इसे साथ साथ याद भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमेशा जो है पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है कोई, या फिर क्लोरोप्लास्ट है, या प्लांट सेल है, ये सब पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आप लोगों को उसको याद करना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम सुंदर बनाना है आपको, चित्र पेंसिल से ही बनाना है, कलरफुल नहीं करना है। आप लोग सोच रहे हो कि कलर बना रखा तो कलरफुल होगा, कलरफुल नहीं करना है आपको, लेकिन आपको डायग्राम बनाना है, अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, जिससे कि जो है चित्र के साथ मतलब यानी कि लिखने के साथ साथ आपका चित्र भी बहुत अच्छा बन के आए। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट करिएगा, साथ साथ याद भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू।